सेशन को लाइक करना नहीं भूलेंगे और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का पहला क्वेश्चन है सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर बेस्ड। वो कह रहा है 8 लोग जो हैं वो दो पैरेलल रोज में बैठे हुए हैं और हर रो में 4 लोग हैं। इस तरीके से कुछ दो पैरेलल रोज में 4 लोग बैठे हुए हैं, समथिंग लाइक दिस। और सबके बीच में इक्वल डिस्टेंस है। इन रो नंबर 1 ए बी सी डी आर सिटिंग एंड इन रो नंबर 2 ई एफ जी एच आर सिटिंग। जो ए बी सी डी हैं दे आर फेसिंग टुवर्ड्स द साउथ, मतलब कि ये वाली जो रो नंबर 1 है इनका फेस साउथ की तरफ है और इधर ए बी सी डी बैठे हैं। और ये वाली जो रो है सेकंड वाली, इनका फेस ऊपर की तरफ है और यहाँ पे ई एफ जी एच बैठे हुए हैं फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ। Therefore, in the given sitting arrangement, each member seated in 2 rows faces another member. हर कोई एक दूसरे के सामने बैठा है, हर कोई एक दूसरे की तरफ फेस करके बैठा है। ईच ऑफ देम हैज़ अ डिफरेंट प्रोफेशन। इनके प्रोफेशंस भी हमारे को दिए हुए हैं। कोई इंजीनियर है, डॉक्टर, टीचर, पायलट, बिजनेसमैन, बैंकर, लॉयर एंड बिल्डर। इनका ऑर्डर अलग अलग हो सकता है। वो ये बोल रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि ए बी सी डी एक ही ऑर्डर में बैठे हो, कि यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ई, यहाँ पे एफ, यहाँ पे जी, यहाँ पे एच, ऐसा भी नहीं है। सेम ऑर्डर में नहीं बैठे हुए। और उनका जो प्रोफेशन यहाँ पे दिया हुआ है वो भी सेम ऑर्डर में नहीं है। अभी तक जितना दिया था हमने उसे एक सिंगल डायग्राम में समराइज कर लिया, जिससे कि हमारे को बार बार वो पैराग्राफ ना पढ़ना पड़े। अब आते हैं नीचे और थोड़ी सी कोडिंग करते हैं। लेक्चर नंबर 14 और लेक्चर नंबर 15 में भी मैंने आपको कोडिंग के बारे में बताया था। अगर आपने वो नहीं देखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे पहला लिंक जो है वो मेरी सीसैट की प्लेलिस्ट का दिया हुआ है। आप उसे क्लिक करके पीछे के सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। बी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ बिल्डर। बिल्डर के सेकंड राइट में बी बैठता है। मतलब कि कोडिंग कैसे होगी कि ये बिल्डर है, बिल्डर के सेकंड राइट में बी बैठता है। जी फेसेस द इमीडिएट नेबर ऑफ बिल्डर। जी फेस कर रहा है इमीडिएट नेबर ऑफ बिल्डर। इस तरीके से हमने कोड बना लिया। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन जी एंड द पायलट। जी और पायलट के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति बैठा है। अब आप याद करिए, मैंने आपको लेक्चर 14 और लेक्चर 15 दोनों में बताया था कि जब भी इस तरीके से दिया होता तो हमारे को 2 केसेस बनाने होते हैं, क्योंकि हमारे को नहीं पता है अभी कि पायलट जो है वो जी के राइट में है या पायलट जो है वो जी के लेफ्ट में है। क्योंकि हमारे को पता नहीं है, इसलिए हमें 2 केसेस बनाने पड़ेंगे। हम अपनी मर्जी से सिर्फ राइट या सिर्फ लेफ्ट नहीं ले सकते। 2 people sit between H and the lawyer. लॉयर और एच के बीच में 2 लोग बैठे हैं, हमें नहीं पता कौन सी साइड, इसलिए यहाँ पे भी हमारे को 2 केसेस बनाने पड़ेंगे कि जो एच और लॉयर का यहाँ पे कॉम्बिनेशन है कि उनके बीच में 2 लोग हैं। हमें नहीं पता कि वो एच के राइट हैंड साइड पे हैं या एच के लेफ्ट हैंड साइड पे हैं, इसलिए इधर भी 2 केसेस बनाने पड़ेंगे। डी फेसेस द इमीडिएट नेबर ऑफ पायलट। डी जो है किसको फेस कर रहा है? इमीडिएट नेबर ऑफ पायलट। एग्जाम में भी आपको एग्जैक्टली इसी तरीके से कोड्स बनाने हैं, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन टीचर एंड सी। टीचर और सी के बीच में सिर्फ एक ही व्यक्ति बैठा है, सी डैश टीचर या फिर टीचर डैश सी। टीचर डज नॉट सिट एट द एक्सट्रीम एंड्स। टीचर कॉर्नर पे नहीं है, टीचर कॉर्नर पे नहीं बैठी हैं। द इमीडिएट नेबर ऑफ डी फेसेस द डॉक्टर।
नेबर ऑफ डी जो है वो किसको फेस कर रहा है? डॉक्टर को फेस कर रहा है। ई फेसेस द इंजीनियर, ई जो है वो इंजीनियर को फेस कर रहा है और कह रहा है एफ इज नॉट अ बैंकर। एफ जो है वो बैंकर नहीं है। यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम था इसलिए मैंने इसको 8th कोड बना दिया, नहीं तो अदरवाइज उसी ऑर्डर में चल सकते हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता उससे। तो चलिए अब हमने कोडिंग कर लिया है, एक बारी अरेंजमेंट बनाने की कोशिश करते हैं। राइट, ठीक है। सबसे पहले अपने को क्या दिया हुआ है कि बिल्डर के सेकंड राइट में बी है, ठीक है। तो अब इधर जो है हम दो तरीके के केस बना सकते हैं, ध्यान से देखेंगे। आपको सबसे पहले तो ये समझना है कि जो बिल्डर और जो बी हैं ये होंगे ऊपर वाली रो में, क्योंकि क्वेश्चन में साफ दिया हुआ है कि ए बी सी और डी जो हैं वो ऊपर हैं, ई एफ जी एच नीचे हैं। अगर मैं बिल्डर को यहां पे बिठाता हूं तो बिल्डर के सेकंड राइट में बी आएगा। बिल्डर का फेस नीचे की तरफ है, देखिए यहां पे। अगर बिल्डर का फेस नीचे की तरफ है, ये जो पेंसिल स्क्रीन के ऊपर घूम रही है इसके ऊपर फोकस करेंगे, यहां से आपको डायरेक्शन समझ आएगी। बिल्डर अगर नीचे की तरफ देख रहा है तो ये उसका सीधा हाथ हो गया और ये उसका लेफ्ट हैंड हो गया। बिल्डर के सेकंड राइट में बी है, मतलब कि बिल्डर उसका राइट एक स्पेस छोड़ी और यहां पे लिख दिया बी। ये है वन पॉसिबिलिटी। इसके अलावा एक पॉसिबिलिटी और बन सकती है कि बिल्डर यहां पे आ सकता है, नीचे की तरफ फेस है और उसके सेकंड राइट में बी है। बी आ गया यहां पे। कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी, तो हमने ये दो केसेस बना लिए पहले वाले के। बिल्डर, बिल्डर के सेकंड राइट में बी, बिल्डर, बिल्डर के सेकंड राइट में बी। जी जो है वो बिल्डर के इमीडिएट नेबर को फेस करता है। अब आप ये समझिए कि जो पहले वाला केस है इसमें बिल्डर का जो इमीडिएट नेबर है वो सिर्फ ये पॉसिबल है, तो इसलिए जी को यहां पे बिठा देंगे इस वाले केस में। कि जो बिल्डर का इमीडिएट नेबर है उसके सामने जी बैठा है, ऐसा कोड नंबर 2 हमारे को बताता है। नाउ अगर हम नीचे आते हैं, यहां पे फर्दर दो केसेस बन जाएंगे। एक कि एक तो जी जो है यहां पे आ सकता है, या फिर जी इधर आ सकता है, क्योंकि ये बिल्डर है, ये बी है। एक केस ये बन सकता है, तो हमारे पास 3 केस बन गए टोटल। एक केस बन गया ऊपर वाला, एक ये बीच वाला केस और एक ये आखिरी वाला केस। ये 3 केस हमारे पास बन गए। मेरे को यहाँ पे ये दिखाना था कि जी जो है वो बिल्डर के साथ वाले व्यक्ति के सामने बैठा है। तो पहले वाले केस में बिल्डर के साथ एक ही व्यक्ति बैठा क्योंकि बिल्डर यहाँ पे कॉर्नर में हो गया। यहां पर बिल्डर के दो पॉसिबल केस थे, एक ये वाला और एक ये वाला। तो एक केस में मैंने यहां के सामने बिठा दिया और एक केस में इस वाले के सामने बिठा दिया, यहां पे अलग डायग्राम में। अब हमारे को ये दिखता है थर्ड केस में कि जी के एक स्पेस छोड़ के पायलट बैठा है। वो राइट में भी हो सकता है, वो लेफ्ट में भी हो सकता है। तो जी के एक स्पेस छोड़ के पायलट या तो यहां पे आ सकता है या यहां पे आ सकता है या यहां पे आ सकता है। 3 पॉसिबल केसेस हैं, हमने तीनों कंसिडर कर लिया कि जी के एक स्पेस छोड़ के पायलट आएगा, हमने पायलट को बिठा दिया।
अब वो ये बोल रहा है कि एच डबल डैश लॉयर होना चाहिए, मतलब कि लॉयर और एच के बीच में 2 स्पेस खाली होनी चाहिए। सबसे पहले तो हमारे को पता है कि एच जो है वो नीचे वाली रो में है। इसका मतलब ये है कि हमारे को नीचे जो 4 सीटें हैं उसमें एक कोने पे एच को बिठाना और एक कोने पे लॉयर को बिठाना है, वाई कॉर्नर, क्योंकि उनके बीच में 2 जगह खाली होनी चाहिए। अगर उनके बीच में 2 जगह खाली हैं तो वो तभी खाली हो सकती हैं जब उन्हें कॉर्नर पे बिठाया जाए। अगर आप उन्हें बीच में बिठा दोगे तो फिर ये 2 स्पेसेस जो हमारे को चाहिए ये नहीं मिल पाएंगी। इसलिए हमारे को एच को एक कॉर्नर पे बिठाना होगा और लॉयर को दूसरे कॉर्नर पे बिठाना होगा। ठीक है, तो पहले वाले केस में मान लेते हैं कि पायलट जो है वो एच है और लॉयर बैठा है इधर। ऐसे ही बनेगा कि हमारे को पायलट को ही एच मानना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरे केस में ये खाली जगह पे एच है और जी को लॉयर मानना पड़ेगा क्योंकि 2 स्पेसेस खाली छोड़ने हैं बीच में। आखिरी वाले केस में एच को पायलट मानना पड़ेगा और यहां पे ये हो गया लॉयर, क्योंकि हमारे को क्या दिया हुआ है, एच डबल डैश लॉयर। तो ये अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इधर बन सकते हैं। अब डी जो है वो पायलट के एकदम नेबर के साथ बैठा है। डी जो है वो किसके सामने बैठा है, पायलट के इमीडिएट नेबर के। आप ये समझिए पहले केस में पायलट का इमीडिएट नेबर कौन है, ये, इसके सामने डी होना चाहिए लेकिन बी आ रहा है, मतलब कि ये अरेंजमेंट फेल हो गया। इसको क्रॉस कर देंगे क्योंकि क्वेश्चन की कंडीशन वायलेट हो गई कि डी जो है वो पायलट के इमीडिएट नेबर के सामने होना चाहिए था। इसलिए अगर मैं पायलट के इमीडिएट नेबर के सामने किसी को बिठाता हूं तो यहां पे डी आना चाहिए था, लेकिन आ रहा है बी। तो ये चीज गलत हो गई। अब सेकंड केस पे आते हैं कि पायलट का इमीडिएट नेबर डी के सामने होना चाहिए। पायलट के इस केस में 2 इमीडिएट नेबर हैं, एक एच, एच के सामने बी आ रहा है नहीं, पायलट की दूसरी साइड ये और इसके सामने डी, मतलब कि एक पॉसिबिलिटी ये बनती है कि डी जो है वो बिल्डर हो सकता है। दूसरा कि पायलट के इमीडिएट नेबर जो है उसके सामने बिल्डर है, मतलब कि डी। यहां पे एक पॉसिबिलिटी है, दोनों केसेस में हमने देखा ये रहा पायलट, पायलट का इमीडिएट नेबर ये, इसके सामने डी। पायलट, पायलट का इमीडिएट नेबर इस केस में सिर्फ यही पॉसिबल है, उसके सामने डी। ठीक है, फिफ्थ कंडीशन पूरी। अब आते हैं सिक्स्थ कंडीशन पे कि सी डैश टीचर होना चाहिए। अब सी डैश टीचर के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक केस ये बना सकते हैं कि सी यहां पर है, अच्छा क्वेश्चन में हमारे को दिया हुआ है कि टीचर जो है वो कॉर्नर में नहीं हो सकते, तो सी यहां पर, टीचर यहां पर, इस केस में भी सी यहां पर और टीचर यहां पर। क्योंकि टीचर कॉर्नर पे नहीं हो सकते इसलिए दोनों ही केसेस में सी यहां पे आएगा और एक सीट छोड़ के टीचर। ठीक है, एफ जो है, अच्छा ओके ये पहले देख लेते हैं। नेबर ऑफ डी जो है वो डॉक्टर के सामने बैठा है, जो डी का नेबर है वो डॉक्टर के सामने बैठा है। अब आप देखिए सेकंड केस में ये रहा डी, डी का ये वाला नेबर बैठा है लॉयर के सामने और डी का ये वाला नेबर जो है वो बैठा है पायलट के सामने, मतलब कि सेकंड केस गलत हो गया। सेकंड केस में कंडीशन जो है फुलफिल नहीं हो रही क्योंकि डी का इमीडिएट नेबर जो डॉक्टर के सामने होना चाहिए था। इस केस में डी के जो दोनों नेबर हैं वो पायलट और लॉयर के सामने है, ना कि डॉक्टर के सामने। ठीक है, लास्ट केस पे आ जाइए। ये रहा डी, डी का एक नेबर जो है पायलट के सामने है। ठीक है, डी का दूसरा नेबर टीचर वो जी के सामने है, इसका मतलब जी का जो प्रोफेशन है वो डॉक्टर है। ई जो है वो इंजीनियर के सामने बैठा है। अब आप देखिए यहां पर एच है, मतलब ई जो है हमारे को नीचे वाली रो में चाहिए था, इधर एच आ गया। यहां पे ई को बिठाया जा सकता है लेकिन ई के सामने तो बिल्डर है, यहां पे ई आ नहीं सकता, तो मतलब ई आएगा इधर
और वो बैठा है इंजीनियर के सामने, और कोई ई के लिए जगह नहीं बचती। ई यहां पे नहीं आ सकता क्योंकि एच पायलट बैठा है, ई यहां पे आ नहीं सकता क्योंकि सामने बिल्डर है, ई यहां पे आ नहीं सकता क्योंकि जी डॉक्टर बैठा है, तो ई लॉयर के लिए जगह बचती है और उसके सामने है बी जो कि हो गया इंजीनियर। तो हमारे पास आखिरी जगह क्या बचती है, ये टीचर हो गया ए, एंड इधर आ गया एफ। ठीक है, अभी हमारे पास यहाँ पे दो प्रोफेशन बचते हैं, एक बैंकर का प्रोफेशन बचता है और एक बिजनेसमैन का प्रोफेशन बचता है। कह रहा है एफ जो है वो बैंकर हो नहीं सकता, मतलब कि एफ जो है वो बिजनेसमैन होगा, और बचा सी, सी जो है वो बैंकर हो जाएगा। ये आपका पूरा कोड तैयार हो गया। तो पहले दो केसेस अपने आप रिजेक्ट हो गए। आप समझिए यहाँ पे कि जब भी हमारे को मल्टीपल केसेस बनाने होते हैं, उसमें से एक दो केसेस जो हैं वो अपने आप रिजेक्ट हो जाते हैं, राइट। नाउ हु अमंग्स द फॉलोइंग सिट्स एट एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द रो, रो के एक्सट्रीम एंड्स पे कौन बैठा है, बी एंड द पायलट, बी ये रहा, पायलट ये रहा, हाँ ये बात तो सही है कि एक एकदम कोने पे बैठे हैं, करेक्ट। सी एंड द बिल्डर, सी ये रहा, और बिल्डर तो ये रहा नहीं, बिल्डर बीच में नहीं, गलत। बिल्डर एंड द जी, अभी देखा बिल्डर बीच में, जी एंड द इंजीनियर, जी कहाँ है, जी ये रहा नहीं, जी भी बीच में बैठा है, जी भी बीच में बैठा है, आंसर हो गया ए। हु अमंग्स द फॉलोइंग इज द बैंकर, अभी अभी हमने निकाला कि सी जो है वो बैंकर है, सी इज द बैंकर। कह रहा है हु इज सीटेड बिटवीन लॉयर एंड द डॉक्टर, लॉयर और डॉक्टर के बीच में कौन बैठा है, ये रहा लॉयर और ये रहा डॉक्टर। लॉयर और डॉक्टर के बीच में मुझे दिख रहा है कोई भी नहीं बैठा, ये दोनों एकदम चिपक के बैठे हैं, तो लॉयर और डॉक्टर के बीच में कोई भी नहीं बैठा, नो वन। हु अमंग्स द फॉलोइंग फेसेस द बिजनेसमैन, बिजनेसमैन के सामने कौन बैठा है, ये रहा बिजनेसमैन एफ, उसके सामने डी बिल्डर बैठा है, डी बिल्डर, डी बिल्डर, डी बिल्डर, डी बिल्डर, डी बिल्डर, ये रहा डी बिल्डर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग जी, जी के बारे में स्टेटमेंट दी हुई है, वो कह रहा है डी जो है वो जी के सामने बैठा है, डी जो है वो जी के सामने बैठा नहीं, जी के सामने ए टीचर बैठा है, गलत। द पायलट इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी, पायलट जो है वो जी का इमीडिएट नेबर है नहीं, जी के इमीडिएट नेबर लॉयर और बिजनेसमैन है। जी फेसेस द पर्सन हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द बैंकर, जी एक ऐसे व्यक्ति के सामने बैठा है जो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बैंकर है, ये बैंकर है, ये बैंकर का राइट हो गया, ये बैंकर का लेफ्ट हो गया, बैंकर के लेफ्ट में तो कोई भी नहीं है, बैंकर का फेस नीचे की तरफ है, ये बैंकर का राइट है, ये बैंकर का लेफ्ट है, नहीं। जी इज अ डॉक्टर, हाँ जी इज अ डॉक्टर, ये स्टेटमेंट एकदम सही है, डी आपका सही आंसर हो गया। एफ इज रिलेटेड टू द बिल्डर इन द सेम वे एज एच इज रिलेटेड टू द बैंकर, एफ बिल्डर, एच बैंकर, एक स्पेसिफिक पैटर्न बना रहे हैं, एफ बिल्डर एच बैंकर, अच्छा ठीक है, मतलब कि पैटर्न क्या है, एफ जो है वो बिल्डर के सामने है और एच जो है वो बैंकर के सामने है, मतलब कि ये फेस टू फेस सामने सामने बैठे हैं। तो कह रहा है इसी मायने से जी जो है वो किससे रिलेटेड होगा, मतलब कि क्वेश्चन ये बना कि जी जो है वो एक्चुअल में किसके सामने बैठा है, हमें दिखता है कि जी जो है वो ए टीचर के सामने बैठा है, ठीक है, टीचर के सामने। अगला पार्ट है कि फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर अलाइक इन अ सर्टेन वे, हमारे को ऑड वन आउट बताना है कि इनमें से पांच ऑप्शंस जो दिए हुए इनमें से चार जो है वो एक प्रकार के हैं और एक ऑड वन आउट है, वो ऑड वन आउट कौन है हमें वो बताना है। बी बैंकर, पायलट, डी लॉयर, बी बैंकर, पायलट, डी लॉयर। हमारे को क्लियरली दिख रहा है कि बी कॉर्नर पे है, बैंकर कॉर्नर पे है, पायलट कॉर्नर पे है, लॉयर कॉर्नर पे है, जो डी बिल्डर है वो बीच में है। तो पैटर्न क्या था कि चार दिए हुए हमारे को कॉर्नर वाले और एक दिया हुआ बीच वाला, तो डी बिल्डर जो है वो यहाँ पे गलत ऑप्शन है, ऑड वन आउट डी बिल्डर है। सेम क्वेश्चन है कि पांच का ग्रुप दिया हुआ है, चार एक प्रकार के हैं और एक अलग है, हमारे को बताना कौन सा अलग है। लॉयर, बैंकर, पायलट, बिजनेसमैन, डॉक्टर, लॉयर, बैंकर, पायलट, बिजनेसमैन, डॉक्टर। अच्छा, चार दिए हुए नीचे रो वाले, एक बैंकर दिया हुआ ऊपर रो वाला, ऊपर रो वाला बैंकर जो है वो गलत है, आंसर हो गया बी बैंकर।
तो ये था अपना पहला क्वेश्चन आज का। अभी इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर समझ आया, पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसा वीडियो रोज आता है। अगला क्वेश्चन है, ए बी सी एंड डी आर 5 फ्रेंड्स, बी इज ओल्डर टू ई, बी जो है वो ई से बड़ा है, बट नॉट एज टॉल एज सी। अच्छा, तो मेरे को ये समझ आ गया कि यहाँ पे दो बातें दी गई हैं, एक हाइट के आधार पर और एक एज के आधार पर। जब भी आपको इस तरीके से अलग अलग प्रॉब्लम्स दी होती हैं, एक ही क्वेश्चन के अंदर दो पैरामीटर्स दिए होते हैं, तो आप इस तरीके से डेमार्केशन बना लेंगे। सी इज यंगर टू ए, सी जो है वो ए से छोटा है, एंड इज टॉलर टू डी एंड ई, सी जो है वो डी से भी लंबा है और सी जो है वो ई से भी लंबा है। ए इज टॉलर टू डी, ए जो है वो डी से लंबा है, बट यंगर देन ई, ए जो है वो ई से छोटा है। तो आप देखिए इन दोनों कंडीशंस को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो मेरे पास क्या आता है, बी ई ए सी अभी तक। और अगर मैं इनको कंबाइन कर दूं तो अभी हमारे पास आता है कि सी जो है वो बी से बड़ा है, सी जो है वो ई से भी बड़ा है, और आप देखिए यहाँ पे क्या बनता है हमारे पास, सी जो है वो डी से बड़ा है और ए जो है वो डी से बड़ा है। ठीक है, डी इज ओल्डर टू ए, डी जो है वो ए से बड़ा है, बट इज शॉर्टेस्ट इन द ग्रुप। अच्छा, डी की हाइट जो है वो इस ग्रुप में सबसे छोटी है, तो सी जो है वो डी से बड़ा है। ठीक है, डी जो है वो सबसे छोटा है इस ग्रुप में। ठीक है, ये ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है, डी इज द शॉर्टेस्ट। ये हमारे कोड्स बन गए यहाँ पे। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट बी, बी के बारे में हमारे को तीन स्टेटमेंट दी हुई है, कह रहा है कौन सी स्टेटमेंट सही है। बी इज नॉट द टॉलेस्ट, हमें दिखता है बी टॉलेस्ट तो नहीं है क्योंकि बी से लंबा सी है, क्लियरली दिख रहा है, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है कि बी जो है वो टॉलेस्ट नहीं है। बी इज शॉर्टर टू ई, बी जो है वो ई से छोटा है। अभी ये कहना मुश्किल होगा क्योंकि अब देखिए सी जो है वो बी से बड़ा है, सी जो है ई से भी बड़ा है, लेकिन ई और बी के बीच में क्या रिलेशन है वो हमारे को क्लियरली यहाँ पे नहीं दिया हुआ कि ई बड़ा है या बी बड़ा है, वी डोंट नो दैट। सेकंड स्टेटमेंट के बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते कि सही है या गलत है। When they are asked to stand in ascending order with respect to their heights, B is in the middle. अगर उनको हम हाइट के हिसाब से खड़ा करते हैं तो B हमेशा बीच में आएगा। 5 लोगों की मतलब कि C और फिर E फिर B फिर A फिर D, या फिर C B E A D, इस तरीके से अलग अलग अरेंजमेंट पॉसिबल हैं। हम देख रहे हैं कि किसी अरेंजमेंट में B बीच में आ सकता है, किसी में नहीं आ सकता। तो अगेन हम श्योरिटी से नहीं बोल सकते कि B जो है वो हमेशा ही बीच में आएगा। कह रहा है हाउ मेनी स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट, हमारे को दिख रहा है कि सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सही है, बाकी दोनों स्टेटमेंट में काफी कंफ्यूजन है और इसलिए वो दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो गलत है। इफ एफ अनदर फ्रेंड, अभी एक और दोस्त आ गया इन 5 में, छठा दोस्त, इज टॉलर देन सी, एफ जो है वो सी से बड़ा है। ठीक है, देन हाउ मेनी ऑफ देम विल बी बिटवीन एफ एंड डी अकॉर्डिंग टू देयर हाइट। कह रहा है अगर एफ आया और वो सी से बड़ा है, एफ आया और वो सी से बड़ा है, तो फिर एफ और ई के बीच में कितने लोग होंगे। अगेन ये हम नहीं बता सकते क्योंकि यहाँ पे एफ के बाद ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, ई भी आ सकता है, या फिर एफ अगर सी से बड़ा है तो हो सकता है कि ए सबसे लंबा हो क्योंकि हमारे को नहीं दिया टॉलेस्ट कौन है, हो सकता है यहाँ पे ई आ जाए, यहाँ पे बी आ जाए, हमें नहीं पता। हम श्योरिटी से नहीं बता सकते इधर कि एफ और ई के बीच में एग्जैक्टली कितने लोग होंगे क्योंकि क्लियर डेटा हमारे को नहीं दिया हुआ। तो आंसर होगा ई, नन ऑफ दीज, क्योंकि हमारे को नहीं पता कि एग्जैक्टली कितने लोग जो हैं वो एफ और ई के बीच में आएंगे। If a selection is to be made amongst them, who would be relatively older and also taller? मतलब क्यों है, कह रहा है कि सबसे लंबा सबसे बुजुर्ग नहीं चाहिए, लेकिन मोस्टली कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो हाइट में भी काफी आगे आ रहा है और एज में भी काफी आगे आ रहा है, ए बी सी डी ई में से बताना है। तो आप देखिए हमारे को यहाँ पे क्लियरली दिखता है कि एज में बी जो है वो बहुत बड़ा है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट है, कि बी ई से भी बड़ा है, ए से भी बड़ा है, सी से भी बड़ा है।
बी सिर्फ अगर छोटा हो सकता है तो डी से छोटा हो सकता है, क्योंकि यहां पे दिया हुआ है कि डी जो है ए से बड़ा है, लेकिन डी क्या ई से भी बड़ा है या बी से भी बड़ा है ऐसा हमारे को नहीं पता। तो एक पॉसिबिलिटी बनती है कि बी जो है वो डी से बड़ा है या बी जो है वो डी से छोटा है। इन एनी केस बी जो है वो मेजॉरिटी लोगों से बड़ा है उम्र में, ई ए और सी से, 5 में से 3 से वो पक्का बड़ा है। तो मतलब वन ऑफ द ओल्डेस्ट जो है वो बी हो गया। टॉलेस्ट में अगर देखें तो हमारे को पता है कि डी जो है वो सबसे छोटा है, और इधर हमने जो दो पॉसिबिलिटी बना के देखी, या तो बी सेकंड पे आएगा या थर्ड पे आएगा, उसके नीचे बी नहीं आएगा। कहने का मतलब है कि बी जो है वो ना तो सबसे छोटा है, रिलेटिवली बाकियों के कंपैरिजन में लंबा है, और वन ऑफ द ओल्डेस्ट भी है। अगर हम बात करें डी की, डी सबसे छोटा हो गया, उसको काउंट करेंगे नहीं। सी यहां पे सबसे छोटा है, वन ऑफ द यंगेस्ट है, उसको भी काउंट नहीं करेंगे। और साथ में ए जो है वो भी यहाँ पे काफी यंग दिखा रहा है। तो ऐसे में जो ए सी है उसका बहुत ज्यादा यहाँ पे रेलेवेंस बनता नहीं है। बी एक ऐसा नंबर है जो हाइट में भी आ गया और एज में भी आ गया है। अगर हम ई की बात करते हैं, ई बी से यहाँ पे तो छोटा है ही, लेकिन एक पॉसिबिलिटी बनती है कि वो इधर भी बी से छोटा हो। तो ऐसे में ई जो है वो दोनों केसेस में ही मात खा सकता है बी से, इसलिए बी इधर का बेस्ट ऑप्शन बनता है कि जो वन ऑफ द यंगेस्ट ओल्डेस्ट भी और वन ऑफ द टॉलेस्ट भी है। हु अमंग्स द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट? उम्र में सबसे बड़ा कौन है? या तो बी होगा या डी होगा, श्योरिटी से नहीं बता सकते। तो मतलब कि नन ऑफ दीज होगा, क्योंकि श्योरिटी से हमारे को नहीं पता कि यहाँ पे सबसे बुजुर्ग कौन है। होने को बी भी हो सकता है, होने को डी भी हो सकता है, वी डोंट नो करेक्टली। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फ्रेंड इज ओल्डर टू डी? इनमें से ऐसा कौन सा पेयर है जो उम्र में डी से बड़ा है? बी ए, उम्र में बी ए नहीं, ए तो डी से छोटा है, क्लियरली यहां पे दिख रहा है, कंडीशन दी हुई है। तो ए तो डी से छोटा है, तो ए वाले ऑप्शंस तो हम काट ही देते हैं। ठीक है, अब हमारे को क्या दिया हुआ है? बी सी और बी ई, कि ये दोनों जो हैं वो डी से बड़े हैं, बी सी और बी ई। हमारे को ये दिया हुआ है कि ए जो है वो सी से बड़ा है और डी से छोटा है, तो क्लियरली डी जो है वो सी से तो बड़ा है। क्योंकि अगर ए सी से बड़ा है, कि सपोज ए 12 साल का है और सी 5 साल का है, तो डी कम से कम 13 साल का तो हो गई। तो डी जो है वो सी से तो बड़ा ही है, डी सी से बड़ा है। अगेन ये ऑप्शन गया। अब बचता है बी और ई। यहां पे हमारे को कंफ्यूजन है कि डी जो है वो ए से बड़ा है, अब वो ई और बी के कंपैरिजन में ई से छोटा है, ई और बी के बीच में आता है, या बी से बड़ा है, हम कुछ नहीं बता सकते। ऐसे में क्योंकि यहां पे कुछ क्लैरिटी नहीं है, तो हम सिंपली कहेंगे कि इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड, नन ऑफ दीज इज द आंसर, क्योंकि हमारे को नहीं पता कि ई और बी का रिलेशन क्या है डी से। ऐसे में आंसर हो गया ई। ये थे आज के 12 सवाल हमने जो करे। सेशन पसंद आया तो कमेंट करके बताएंगे कि अगला जो टॉपिक है वो कौन सा लेना चाहिए।